हेलो गाइस टू द न्यू एपिसोड ऑफ द मिस्टीरियस टेल्स। आज की स्टोरी है एंड्री चिकाटिलो नाम के एक ऐसे इंसान के बारे में जिसे शायद पुलिस कभी पकड़ नहीं पाती। अगर एक इंसान एंड्री चिकाटिलो से उसके यंग फेज में मिलता तो शायद वो ये कभी नहीं बता पाता कि एंड्री आगे चलकर एक ब्रूटल मर्डरर बनने वाला है जिसे हिस्ट्री में कई सारे लोग याद रखने वाले थे। एंड्री का जन्म यूक्रेन के एक बहुत ही छोटे से गांव में हुआ था जहां पर उसका पूरा नाम एंड्री रोमानोविच चिकाटिलो था। एंड्री की फैमिली बहुत ज़्यादा गरीब थी और ये लोग ज़्यादा इनकम नहीं कर पाते थे क्योंकि उसके पेरेंट्स फार्म लेबरर्स थे। उनके पास इतना भी पैसा नहीं होता था कि वो अपनी फैमिली के लिए खाना अफोर्ड कर सकें और कई बार ऐसा होता था कि उन्हें अपनी लैंड पर उगी घास और पत्तियों को खाकर ही काम चलाना पड़ता था, जिस वजह से जब एंड्री स्कूल जाना स्टार्ट करता है तो वो फिज़िकली बहुत ही वीक होता है और दूसरे बच्चे उसका इस चीज़ पर काफ़ी मजाक उड़ाते थे। पर जब स्कूल में टेस्ट होते हैं तो एंड्री सारे सब्जेक्ट्स में ए ग्रेड लाता है और उसके टीचर्स उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं। पर सैडली ये चीज़ उसके एक अच्छे कॉलेज में जाने में काफ़ी नहीं होता है क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, जिस वजह से एंड्री को अपने करियर में एक डाउनफॉल देखने को मिलता है और उसका करियर अनसक्सेसफुल साबित होता है। एंड्री जब अपने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की शुरुआत करता है तो वो पुलिस को सबसे पहला रीज़न ये देता है कि उसका एक ब्रदर था स्टीफन, जिसे कैनिबल्स ने पकड़ लिया था मास स्टारवेशन के दौरान जब सोवियत यूनियन वर्ल्ड वॉर 2 में घुसा था। उस टाइम पर उसे जिंदा खा लिया गया था। पर एंड्री के पेरेंट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने ये चीज़ कंफर्म की कि उनका तो कभी कोई स्टीफन नाम का लड़का था ही नहीं। एंड्री जो कि एक सेक्सुअल प्रीडेटर था, पुलिस के अकॉर्डिंग उसने अपनी एक्टिविटीज से पूरे नेशन को शॉक में डाल दिया था कि कोई इंसान इतना ब्रूटल कैसे हो सकता है। एंड्री की शुरुआत होती है जब वो आर्मी में सर्व कर रहा होता है, अपनी सिस्टर की दोस्त के साथ रिलेशन में होता है और उस टाइम पर ये लोग आगे चलकर शादी करते हैं और इनके 2 बच्चे होते हैं। ये फैमिली स्टार्टिंग में तो बहुत ही अच्छी होती है, पर कुछ टाइम बाद एंड्री नोवा शॉर्ट टैंक्स में एक स्कूल में काम करना स्टार्ट कर देता है जहां वो काफ़ी ज़्यादा लीनियंट और शांत टाइप का आदमी था। पर लोगों को इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं था कि वो इस चीज़ का एडवांटेज उठाते हुए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को वॉयलेट करने में यूज़ कर रहा था, स्पेशली उसके फीमेल स्टूडेंट्स को। और जब भी उसे फायर कर दिया जाता था इम्प्रॉपर बिहेवियर की वजह से, तो वो किसी दूसरे स्कूल में जाता था और सेम चीज़ को कंटिन्यू करता था। और जब तक एक टाइम ऐसा आ गया कि कोई भी स्कूल नहीं बचा था उस टाइम पर जिसे उसके इस बिहेवियर का नहीं पता था, तब तक उसने ये काम किया। इसके बाद एंड्री दिसंबर 1978 को अपना पहला मर्डर कमिट करने वाला था जिसे उसने डॉक्यूमेंट किया था। इस टाइम पर वो एक 9 साल की बच्ची जिसका नाम येलिना ज़ैकटनोवा था, वो एक अबैंडन्ड घर में उसे लेके जाता है जहां वो उसे असॉल्ट करने की कोशिश करता है, जो कि उसके लिए काफ़ी नहीं था। जिसके बाद वो उसे ब्रूटली मारता है और उसकी बॉडी को नियर बाई डंप करके चला जाता है। और वहाँ पर इतना ज़्यादा एविडेंस होता है जो कि एंड्री को उस क्राइम से लिंक कर रहा था, स्पेशली जब लोग उसे स्ट्रीट पर स्पॉट करते हैं जहाँ उसके कपड़ों पे ब्लड के निशान होते हैं और साफ देखा जा सकता था कि एंड्री कुछ सस्पिशियस सा काम करके आया है। इसके बाद एंड्री इस क्राइम से बच जाता है और किसी दूसरे आदमी को सेम क्राइम के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसके बाद एंड्री अपने आगे के क्राइम को करने के लिए फ्री घूम रहा होता है। इसके बाद उसके मर्डर की टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है इस इंसिडेंट को करने के बाद, और आगे चलकर यही इंसान पूरे नेशन को शॉक करने वाला था अपने विक्टिम के नंबर्स से। जैसे जैसे टाइम बीतता गया एंड्री ज़्यादा से ज़्यादा लड़के, बच्चे और फीमेल्स को अपना शिकार बनाने लग गया।
उस टाइम पर एक जॉब अपॉर्चुनिटी लेता है जिसमें वो एज अ सप्लाई क्लर्क होता है लोकल कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए। उसे उस टाइम पर सोवियत यूनियन में काफ़ी बार ट्रैवल करना पड़ता था, जहां उसे एक के बाद एक दूसरे विक्टिम्स से मिलने का मौका मिल जाता था, जिसमें से उसकी जो नेक्स्ट विक्टिम थी उसका नाम था लरीसा कचेंको, जो कि 17 साल की एक लड़की थी और चिकाटिलो उसे काफ़ी टाइम से देख रहा था बस स्टॉप पर, और वो उसे ऑफ़र करता है एक जगह जहाँ पर वो रुक सकती है और रिलैक्स कर सकती है। जिसके बाद एंड्री इस अपॉर्चुनिटी को लेता है उसे वॉयलेट करने के लिए, पर इस बार इतना ही करना उसके लिए काफ़ी नहीं था। वो इससे अगले लेवल पे लेके जाता है जहाँ वो उसे दांतों से म्यूटिलेट करने की कोशिश करता है, और क्योंकि उस लड़की का इतना ज़्यादा ब्लड लॉस होता है उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद 1982 में न्यूज़पेपर्स में ये स्टोरी आने लगती है। इसके बाद एंड्री अपने दूसरे विक्टिम की ओर निकलता है जिसका होता है 13 साल का, और इस लड़की का नाम होता है लोबो वेरियक। वो इसे मारता है स्टैब करके और इसकी बॉडी को डंप कर देता है, जहां पुलिस को ये बॉडी मिलती है 27 जून को। इस पॉइंट पर पुलिस समझ जाती है कि ये जितने विक्टिम्स हैं इनको मारने वाला इंसान कोई एक ही है, क्योंकि इन सारे विक्टिम्स को मारने के पीछे का मेथड ऑलमोस्ट सेम रहा था। इन सब की बॉडी पे जो दांतों के निशान मिले थे वो भी किसी एक ही इंसान के थे, और इनकी आंखें निकाल दी गई होती थी, इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को कम्प्लीटली बॉडी से डिटैच कर दिया गया होता था, और इन पूरे विक्टिम्स के बॉडी पे कई जगह ब्रूटली काटने के निशान भी मिलते थे, जो कि ये बता रहा था कि जो ये काम कर रहा है उसे इनके फ्लैश की भी सेम टाइम पे ऑब्सेशन है, जो कि इस सिचुएशन को काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट कर रहा था उस टाइम पर, क्योंकि पुलिस के अकॉर्डिंग ये इंसान ऐसा था जो जेन्युइनली बस स्टॉप पे या ट्रेन स्टेशन पे जाकर स्पेशली वुमेन्स को कुछ चीज़ें ऑफर करता था, जिसके बाद ये इंसिडेंट होते थे। और क्योंकि वुमेन्स और चिल्ड्रन इसके इजी टारगेट थे तो वो इसमें कई बार कामयाब हो जाता था। जिसके बाद पुलिस ने इसे बुचर ऑफ रोस्टोव के नाम से न्यूज़पेपर्स में प्रेजेंट करने लग गए। जब पुलिस केसेस को सॉल्व कर रही थी तो उस टाइम पर पुलिस ने काउंटलेस केसेस को सॉल्व कर लिया था, जिसमें से 95 मर्डर्स थे और 245 असॉल्ट थे, जो कि इस केस से अनरिलेटेड थे। पर अथॉरिटीज़ के पास इस चीज़ का कोई भी प्रूफ नहीं था कि वो इंसान कौन है जो इन सब कैनिबल मर्डर्स में इन्वॉल्व था, तो वो उस इंसान को अभी भी ढूंढ रहे होते थे। उसके बाद पुलिस को लगता है, जहां उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने इस चीज़ को सॉल्व कर लिया है कि जो भी इंसान इस मर्डर्स के सीरीज़ के पीछे था शायद वो पकड़ा जा चुका है। पर पुलिस को कुछ टाइम बाद ये कंक्लूजन मिलता है कि जो भी इंसान ये कर रहा है वो अब भी बाहर है और वो मेंटली काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है। 1978 से लेकर के 1984 तक 30 लोगों का मर्डर हो जाता है उस सेम एरिया में, जिससे पुलिस अभी तक रोक नहीं पाई थी। और इस चीज़ के बाद वो ये समझ जाते हैं कि इन चीज़ों के पीछे शायद सिर्फ एक इंसान का काम नहीं है, और वो इस टाइम पर इतने ज़्यादा एक्टिव हो चुके थे कि वो किसी को भी अरेस्ट करना स्टार्ट कर चुके थे। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये साबित होती है कि पुलिस एंड्री को भी एक टाइम पे अरेस्ट कर लेते हैं सस्पिशियस एक्टिविटीज़ करने के लिए, पर जब वो उसे एक लड़के के मर्डर के साथ लिंक करते हैं तो उस टाइम पर उसका ब्लड ग्रुप उस लड़के से मैच नहीं होता है। जिसके बाद पुलिस को इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि जो बुचर ऑफ रोस्टोव है वो वही इंसान है जो उनके हाथ में था उस टाइम पे। 1990 को एंड्री अपना लास्ट मर्डर करने वाला था, जिसे ट्रैक करना काफ़ी ज़्यादा इजी था क्योंकि उसके गाल पर खून के निशान थे और उसके हाथों पर भी इंजरी थी, जो कि ये बता रहा था कि विक्टिम ने मरने से पहले फाइट बैक किया था। उसके बाद एंड्री अचानक से
जंगलों से बाहर आता है, जहां पुलिस उसे देखती है ब्लड के मार्क्स और ब्लड के स्टेन्स अपने पूरे बॉडी और अपने कपड़े पर लेके घूम रहा है। जिसके बाद वो पुलिस वाला उसके पास्ट के इंसिडेंट्स को लिंक करता है और उन पजल्स को जोड़ने के बाद वो इस कंक्लूजन पे आता है कि वो इंसान एंड्री है जिसने इतने सारे मर्डर किए थे। इस टाइम पर पुलिस का सबसे ज़्यादा कंसर्न था उस लास्ट विक्टिम को खोजना जिसे एंड्री ने मारा था। उसके बाद पुलिस अंडरकवर ऑफिसर्स के तौर पर उन एविडेंसेस को ढूंढती है और जब उसके सीमेन को पुलिस टेस्ट करती है और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होता है तो उसके बाद ये चीज़ मेडिकली भी प्रूव हो जाती है कि वो इंसान एंड्री था। और नवंबर 30, 1990 को एंड्री कन्फेस करता है कि उसने 34 मर्डर्स किए हैं अपने पूरे लाइफ टाइम में। के बाद उसे उसके प्रीवियस मर्डर से भी लिंक करके अरेस्ट कर लिया जाता है और पुलिस को इस टाइम पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उसके पास्ट मर्डर्स के प्रूफ की, क्योंकि सिर्फ कन्फेशन अपने में उतना पावरफुल नहीं था। बताता है पुलिस को जहां वो 12 साल पहले कैसे अपना पहला मर्डर करता है और उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। एंड्री का कोर्ट ट्रायल शुरू होता है जहां उसे पुलिस प्रेजेंट करती है और इसके बाद एंड्री पर 63 काउंट्स ऑफ मर्डर के लिए चार्जिंग शुरू होती है, जिसमें 5 ऐसे स्पेशल असॉल्ट चार्जेस थे जो कि माइनर्स को लेकर थे। 15 अक्टूबर 1992 को एंड्री को गिल्टी कर दिया जाता है जहां उसे लाइफ एंडिंग सेंटेंस की सज़ा सुनाई जाती है अलॉन्ग विथ 86 ईयर्स इन प्रिजन। फरवरी 14, 1994 को एंड्री को फाइनली पनिश कर दिया जाता है उसके सारे क्राइम के लिए और इसके बाद उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाता है सिंगल गन शॉट से और वो उसे उसके राइट ईयर के पास लगता है, जिसके बाद उसे अनमार्क्ड ग्रेव में बरी कर दिया जाता है जहां आज तक उससे कोई भी मिलने नहीं जा पाया। एंड्री अपने कोटेशन में लिखता है कि वो नेचर का बनाया हुआ एक मिस्टेक था और वो एक कंप्लीट बीस्ट था। और ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। मेक श्योर यू लाइक दिस चैनल, subscribe and share our videos and comment down your experience.